Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to. This is official YouTube channel Rahil Ahmed. We bring for you educational, motivational and interesting science lectures. Do subscribe and stay connected. Students, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे दैट इज़ वेस्पर थ्योरी. आज से हम स्टार्ट करना जा रहे हैं थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, यानी कि जो कोवेलेंट बॉन्डेड मालिक्यूल्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरीज हैं उन पर हम बात करेंगे. तो जो सबसे पहली थ्योरी है जिस पर हम बात करेंगे दैट इज़ वेस्पर थ्योरी. सबसे पहले इस वर्ड वेस्पर को देखते हैं कि इसकी एब्रीविएशन क्या बनती है, फिर इसके बाद हम इस पर बात करते हैं. देखिए, वेस्पर 5 वर्ड की एब्रीविएशन है, यानी कि 5 वर्ड ये हैं. यहाँ से VSEPR. V से मुराद है यहाँ पे वैलेंस, S से मुराद है शेल, और E से मुराद है इलेक्ट्रॉन, और P से मुराद है पेयर, और R से मुराद है रिपल्जन. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेस्पर का मतलब है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी. अब इसको ये नाम क्यों दिया गया इस पर भी हम बात करेंगे. सबसे पहली बात, इसकी अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो आपने याद रखना 1940 के अंदर 2 साइंटिस्ट हैं, पावेल एंड सेजविक. इन 2 साइंटिस्ट ने एक थ्योरी को प्रपोज किया. इन 2 साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को प्रपोज किया और उन्होंने ये बात बताई कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो जियोमेट्री या शेप होगी वो डिपेंड करेगी कि उस मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है उसमें मौजूद, यानी कि उसके वैलेंस शेल में मौजूद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इसको मैं क्या कहता हूँ, अकॉर्डिंग टू दीज 2 साइंटिस्ट के शेप आर जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल. किसी भी मॉलिक्यूल की शेप आर जियोमेट्री डिपेंड्स ऑन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब यहां पे एक बात याद रखनी है कि जो हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं इसमें दोनों बातें आएंगी, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर. अभी हम इनको एक्सप्लेन करेंगे कि लोन पेयर क्या है और बॉन्ड पेयर क्या है. फिलहाल आपने ये पॉइंट समझने की कोशिश करनी है. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ दैट मॉलिक्यूल. ये इस थ्योरी का मेन आइडिया है. इसको आप इस थ्योरी का थीम भी कह सकते हैं या आप इस थ्योरी का मेन आइडिया भी कह सकते हैं कि सारी की सारी थ्योरी इस एक पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व करती है. अगर आपको ये पॉइंट समझ आ जाए तो समझ लें आपको वेस्पर थ्योरी समझ आ चुकी है. अब देखिए इसमें क्या कहता है कि वो ये कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप या जियोमेट्री है वो किस बात पर डिपेंड करती है, वो उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में मौजूद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब इस टोटल में लोन पेयर भी आएंगे, बॉन्ड पेयर भी आएंगे. ठीक है, फिर हम बॉन्ड पेयर पे भी बात करेंगे, लोन पेयर पे भी बात करेंगे, दोनों को एक्सप्लेन करेंगे. अब ये पॉइंट किसने दिया था 1940 के अंदर, पावेल एंड सेजविक ने, और इन्होंने फर्स्ट टाइम इस थ्योरी की आप कह सकते हैं बुनियाद रखी. फिर लेटर ऑन 1957 में 2 साइंटिस्ट हैं, नायहोम एंड गैलेस्पी. नायहोम एंड गैलेस्पी. इन 2 साइंटिस्ट ने एक और आइडिया दिया और उन्होंने ये कहा कि जो एक सूटेबल अरेंजमेंट होगी एक मॉलिक्यूल में एटमों की. इस बात को समझना आपने कि एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम होंगे उनकी जो सूटेबल अरेंजमेंट होगी वो डिपेंड करेगी सेंट्रल एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की रिपल्जन के ऊपर. इस पॉइंट को आपने समझना. ये दूसरा पॉइंट इसका जो इन्होंने दिया दैट्स अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो हम क्या कहते हैं कि सूटेबल
arrangement of atoms in a molecule। इस बात को आपने समझने की कोशिश करनी है कि suitable arrangement का मतलब ये होगा कि मॉलिक्यूल की शेप, ठीक है। तो आप ये कहते हैं कि suitable arrangement of atoms in a molecule is depends on repulsion of electron present in valence shell of central atom of that molecule। ये पॉइंट है, ठीक है। इस बात को आपने अपने ज़हन में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन इस बात को मैं अगर एक्सप्लेन करूंगा तो वही बात बनेगी कि ओवरऑल यहाँ पे बात की गई है रिपल्जन की। वो क्या कहता है कि जो मॉलिक्यूल की शेप होगी वो सेंट्रल एटम जो भी होगा उस मॉलिक्यूल का, अभी इस बात को भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि सेंट्रल एटम का क्या मतलब है। फिलहाल आप इस बात को समझिए कि वो कहता है कि उस मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम होगा उसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की रिपल्जन डिसाइड करेगी कि ओवरऑल मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी। तो अब यहाँ पे क्या बात आ रही है, एक बात आ रही है वैलेंस शेल, वैलेंस शेल, इसीलिए ये वर्ड आपकी थ्योरी में है, ठीक है। अब उसमें दूसरी बात क्या आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात की जा रही, इसी वजह से हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। और तीसरी चीज रिपल्जन, इसी वजह से इस थ्योरी को ये नाम दिया गया है। तो आई होप ये नाम वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी कि वेस्पर इस थ्योरी का नाम क्यों रखा गया। तो बेसिकली किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप होनी है वो डिपेंड करेगी उस मॉलिक्यूल में मौजूद जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की रिपल्जन के ऊपर। तो दैट्स वाई दिस थ्योरी इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। अब हम आते हैं इसके मेन पॉइंट्स के ऊपर। दीज वर द टू मेन पॉइंट्स, या आप इनको ये भी कह सकते हैं कि दीज आर दी थीम ऑफ द थ्योरी। इस सारी थ्योरी का जो थीम है वो इन दो पॉइंट्स में लाई करता है। तो अभी हम चंद एक मेन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जिनको लेकर हम इस थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस थ्योरी को हम हर एस्पेक्ट के लिहाज से डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको सॉल्व कर सके। अब एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि हम या हमारे पास जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो हमें बहुत कम ऐसा चांस हो कि वो कह दे कि राइट द मेन पॉइंट्स या मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। ऐसा कभी नहीं होता। आपको एग्जांपल दे दी जाती है कि एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ NH3 विद रेफरेंस टू वेस्पर थ्योरी या कोई और थ्योरी। तो याद रखना कि जो थ्योरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो आपको स्ट्रक्चर्स दी जाती हैं, आपको शेप एक्सप्लेन करने का कहा जाता है। तो मेन पॉइंट को अंडरस्टैंड करके उनको अप्लाई करना आपने सीखना है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिसके जरिए आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल हो उसकी आप वेस्पर थ्योरी के जरिए स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो आइए चलते हैं मेन पॉइंट्स के ऊपर कि इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या हैं। नंबर 1, पहला पॉइंट इस थ्योरी का ये कहता है कि एक मॉलिक्यूल में मौजूद जो एटम्स हैं वो अपने आप को इस अंदाज से अरेंज करेंगे कि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे आए, ठीक है। तो आप ये कहें कि इन अ मॉलिक्यूल द एटम्स arrange themselves in such a way that the repulsion between them should be minimum। ये बात आपने याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन या एटम अपने आप को खुद ही इस तरतीब के साथ रखेंगे कि वो एक दूसरे से इतने डिस्टेंस पाएं कि उनके इलेक्ट्रॉनों की जो रिपल्जन है वो मिनिमम हो जाए।
क्यों कि इलेक्ट्रॉनों की अगर रिपल्जन रहेगी तो वो एटम एक दूसरे के साथ स्टेबल पोजीशन पे नहीं आएंगे, तो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं रहेगा और बॉन्ड टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो एक स्टेबल मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पेयर्स और एटम अपने आप को इस तरतीब से रखते हैं कि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे आए ताकि रिपल्जन मिनिमम हो जाए। तो ये पहला पॉइंट आप अपने जहन में रखिएगा। अब दूसरे पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले दो टर्म्स हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। नंबर 1, लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं लोन पेयर और दूसरे को हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर आपने याद रखना है कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो किसी भी एटम के वैलेंस शेल में हो लेकिन बॉन्डिंग में हिस्सा ना ले। इस बात को आप ध्यान में रखिए कि इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ एन एटम but do not take part in bonding। ये बात आपने हर लिहाज से अपने जहन में बिठानी है कि पहली बात कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर वैलेंस शेल में होना चाहिए, इसके अलावा की बात को हम नहीं लेते। अब उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, वो सारों को तो हम लोन पेयर नहीं कंसिडर करेंगे, लेकिन सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन पेयर जो वैलेंस शेल में हो और वैलेंस शेल में होने के बावजूद वो क्या करे, बॉन्डिंग में हिस्सा ना ले, उसको आप कहेंगे लोन पेयर। इसकी मिसाल यूं समझिए, देखिए हम नाइट्रोजन का ये मॉलिक्यूल लेते हैं NH3। अगर आप नाइट्रोजन को देखेंगे तो आपको पता है कि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7। एटॉमिक नंबर इसका 7 है। इस लिहाज से अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें 1s2 2s2 2p3। अब इसके पास ये जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन की 3 इलेक्ट्रॉनों से लेकर या मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। क्या होगा देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पेयर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन अगर मैं लिखना चाहूं तो यूं होंगे, ये नाइट्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में। अब इसके साथ एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके साथ दूसरा हाइड्रोजन का और इसके साथ तीसरा। अब देखिए नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं, लेकिन उन 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं और ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व नहीं हुए। अब ये वैलेंस शेल में है लेकिन स्टिल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज लोन पेयर। इनको आप क्या कहेंगे, लोन पेयर कहेंगे। ठीक हो गया। अब याद रखना लोन पेयर को हम 2 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं जब भी उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरा जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उस पर बात करते हैं, दैट इज बॉन्ड पेयर। अब उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। बॉन्ड पेयर, अब ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले। ठीक है, आप ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर दैट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले उसको हम क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर। मिसाल के तौर पर देखें आपके सामने है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच शेयर्ड है। आप इसको आसान लफ्जों में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर के लिए दूसरा नाम जो आपने याद रखना है कि इट इज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो 2 एटमों के बीच शेयर्ड हो। 2 एटमों के बीच जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड होता है दैट इज बॉन्ड पेयर। तो ये 2 टर्म आपको क्लियर हो गई कि लोन पेयर क्या होता है और बॉन्ड पेयर क्या होता है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, इस थ्योरी का जो दूसरा पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन या एटम अपने आप को ऐसे अंदाज में तरतीब देंगे कि एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे आए।
दैट्स ओके। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। याद रखना दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर से ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। ये दूसरा पॉइंट है कि जो सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों होंगे, उसमें से जो बॉन्ड पेयर है वो कम स्पेस और जो लोन पेयर है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब वजह क्या कि लोन पेयर क्यों ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है और बॉन्ड स्पेस, इसको आपने आसानी के साथ समझना है कि याद रखना लोन पेयर एक ही जगह पर रहता है। जैसे मैंने आपके सामने ये एग्जांपल लिखी थी, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है दिस इज लोन पेयर, और जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ये बॉन्ड पेयर है। इसी तरह यहाँ पर, इसी तरह यहाँ पर। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ तो नहीं रहेगा, ये बीच में शेयर्ड है, ये नाइट्रोजन के पास भी होगा, हाइड्रोजन के पास भी होगा। इट्स मीन इट हैज नो स्पेसिफिक लोकेशन, इसकी कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं है। इस वजह से ये कभी नाइट्रोजन के पास कभी हाइड्रोजन के पास। दैट्स वाई इट डू नॉट ऑक्यूपाई मोर स्पेस ऑन नाइट्रोजन एटम। ये नाइट्रोजन एटम के ऊपर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। ऑन द अदर हैंड नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो उसी जगह पर रहता है, उसका इन्फ्लुएंस उसके ऊपर ज्यादा रहता है। दैट्स वाई वी से लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस। ओके, तीसरा पॉइंट जो आपने इस थ्योरी का याद रखना है कि अगर हम रिपल्जन की बात करें तो जो लोन पेयर रिपल्जन होगी वो ज्यादा होगी, बॉन्ड पेयर लोन पेयर। तो जो ऑर्डर ऑफ रिपल्जन आएगा उसको अगर आप देखें तो हम ये कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स में जो ऑर्डर ऑफ रिपल्जन है उसमें सबसे पहले सबसे ज्यादा लोन पेयर रिपल्जन होती है कि कहीं पे अगर दो लोन पेयर आ रहे हैं तो एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करेंगे और बॉन्ड पेयर के। दूसरी बात, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो उसके मुकाबले में क्या होगी, कम होगी। और फिर सबसे कम बॉन्ड पेयर रिपल्जन होंगी। तो ये आर्डर आप अपने जहन में रख लीजिए कि जो लोन पेयर रिपल्जन होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन होगी वो उससे दूसरे नंबर पे है, और जो बॉन्ड पेयर रिपल्जन होगी वो सबसे तीसरे नंबर पे। क्लियर? अच्छा, चौथा पॉइंट इस थ्योरी का ये है कि जो डबल या ट्रिपल या सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड मॉलिक्यूल के शेप को डिटरमिन करने में एक जैसी ही रहती हैं। कि अगर एक एटम या एक मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड दो एटमों के बीच में उन्हीं का डबल बन जाता है, उन्हीं का ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, तो वो शेप को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड्स बिहेव लाइक सिंगल बॉन्ड। इसकी बात आपने यहां पर यह समझनी है कि अगर आप सिंगल बॉन्ड देखेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम होगी, डबल में ज्यादा होगी, ट्रिपल में और ज्यादा होगी। इस लिहाज से ये डिफरेंट है। लेकिन जो बात यहां पर वो कह रहा है वो शेप की बात कर रहा है कि अगर आप ये देखें, जो डायरेक्शन यहां पर है या जो एंगल यहां पर है वही यहां पर होगा, वही यहां पर होगा। अब इनकी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा जियोमेट्री में। इसी तरह यहाँ पर इनका जो आपस में रिलेशन है उसके ऊपर कोई इस तरह का शेप के ऊपर डिफरेंस नहीं आ रहा। तो हम ये बात कहते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड्स बिहेव लाइक सिंगल बॉन्ड। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, नंबर 5, यहां पर वो ये कहता है कि
जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर का इफेक्ट होता है, अब वो इफेक्ट क्या है, वो रिपल्जन है। बॉन्डिंग पेयर का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है अगर साथ में कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे। ठीक है, तो हम पॉइंट को पहले लिखते हैं, फिर इसको मैं आपको समझाता हूं कि इफेक्ट ऑफ बॉन्ड पेयर डिक्रीजेस। बॉन्ड पेयर का इफेक्ट क्या करता है, डिक्रीजेस, कम होता है। ठीक है, विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अटैच्ड एटम, यानी कि बॉन्डिंग एटम। इसको यूं समझिए, देखें अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इसको भी रिपेल करता है, ये इसको रिपेल करता है, ये आपस में रिपेल करते हैं। अब इस रिपल्जन को हम क्या कहते हैं, इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग पेयर। आपने समझना है कि अगर मैं कहूं कि ये दोनों पेयर एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, वो कहना ये चाह रहा है कि इसकी जो रिपल्जन है इसके लिए वो कम हो जाएगी अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे। इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने से इस इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्जन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वजह क्यों, अब जब यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा यानी कि उसकी पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, यानी कि यहां वाले एटम की इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ लाने की पावर बढ़ेगी, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन उनके करीब होने की बजाय इधर आएगा। जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो फिर रिपल्जन क्या होगी, कम होगी। दैट्स द मेन आइडिया ऑफ दिस पॉइंट। इस पॉइंट का ये आइडिया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर कि इस थ्योरी का लास्ट पॉइंट है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, ये थ्योरी ये कहती है नंबर 6 पॉइंट कि ओवरऑल जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल की आप जियोमेट्री देखने जा रहे हैं वो ओवरऑल किस बात पर डिपेंड करेगी। तो ये कहती है कि ओवरऑल जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अब उसमें मैंने पहले कह दिया कि बॉन्ड पेयर भी होंगे और लोन पेयर भी होंगे। तो आप ये कह सकते हो कि ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि जो ओवरऑल जियोमेट्री होगी वो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर के ऊपर डिपेंड करेगी। अब किस में, इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल। तो जो मॉलिक्यूल की शेप या जियोमेट्री होगी वो किस बात पर डिपेंड करेगी, वैलेंस शेल में मौजूद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। यहाँ पे ये मेरे ख्याल से कुछ लोगों को क्लियर नहीं होगा। सेंट्रल एटम, याद रखना, एक ऐसा एटम जिसके साथ दूसरे एटम बॉन्डेड हो उसको हम कहते हैं सेंट्रल एटम। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी थी NH3। अगर आप यहाँ पे देखें नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो इसका मतलब है इस मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है वो नाइट्रोजन है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें H2O, इस मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है क्यों, उसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। इसी तरह अगर मैं ये लिखूं, इस मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है। ऐसे ही अगर मैं ये लिखूं BF3, इस मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम क्या है, बोरान है। तो आई होप ये बात भी आपने अंडरस्टैंड कर ली होगी कि सेंट्रल एटम का मतलब ये होता है कि वो एटम जिसके साथ दूसरे एटम बॉन्डेड हो। ऐसा एटम जिसके साथ दूसरे एटम बॉन्डेड हो दैट इज कॉल्ड हैज सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल। अच्छा, ये हमने ओवरऑल थ्योरी के पॉइंट्स पे बात की कि आपको थ्योरी का मेन आइडिया और कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड होना चाहिए। अब मैंने आपको ये बताया कि आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा या बहुत कम हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए, लेकिन अगर मैं ये कहूँ ज़्यादा बेहतर होगा। कभी भी आपको ये नहीं कहा जाएगा कि राइट डाउन द मेन पॉइंट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी।
नहीं कहा जाता। आपको कह दिया जाता है कि एक्सप्लेन CH4 विद द हेल्प ऑफ वेस्पर, एक्सप्लेन BF3 विद द हेल्प ऑफ वेस्पर। तो असल चीज़ की तरफ हम अब आते हैं, आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। पहले मैं आपको एक टेबल बताता हूँ, वो टेबल आपने याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको एक ऐसा अंदाज, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आपके पास जो भी मालिक्यूल आएगा उसको आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। अच्छा, अब आपने याद रखना है, पहली चीज जो हमने याद रखनी है वो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ये बात। दूसरी चीज लोन पेयर, तीसरी चीज बॉन्ड पेयर, ठीक है। या इसको आप पहले कर लें, ठीक है। बॉन्ड पेयर को आप पहले ले लें और इधर लोन पेयर को ले लें, ठीक है। और आप यहाँ पे कह लें शेप ऑफ मॉलिक्यूल, और चौथी चीज़ एग्जाम्पल, और पांचवी चीज़ टाइप। ये टाइप पहले भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने मेन आइडिया समझना है। सबसे पहली चीज़ हम ये कहते हैं कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हों, 2 हों। एक सेंट्रल एटम में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हों, 2 हों, और बॉन्ड पेयर कितने हों, 2 हों, लोन पेयर कोई ना हो, तो जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल बनेगी वो क्या बनेगी, लीनियर बनेगी। लीनियर मीन स्ट्रेट लाइन की तरह। बॉन्ड एंगल उनका 180 होगा। एग्जाम्पल BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है। अच्छा, टाइप क्या बनेगी, इसको हम कहते हैं AB2 टाइप। तो बाज़ औक़ात आपको ये कह दिया जाता है कि एक्सप्लेन बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल AB2 मॉलिक्यूल बाय विद द हेल्प ऑफ वेस्पर। तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि AB2 का मतलब है A इज सेंट्रल एटम और उसके साथ 2 एटम और अटैच्ड है, जैसे BeCl2, ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं नंबर 2 पे। दूसरी चीज, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हों, 3 हों, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हों, और 3 के 3 बॉन्ड पेयर हों, 3 के 3 क्या हों, बॉन्ड पेयर हों, तो लोन पेयर कोई ना हो, ठीक है। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होनी है, तो आपने याद रख लेना है वो क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अब मैं ये बताऊंगा ट्राइगोनल प्लेनर क्या होती है, जस्ट ये टेबल बना लें फिर आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि BF3, इसको हम कहेंगे AB3 टाइप, ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, AB3 टाइप, ठीक हो गया। तीसरी चीज 3 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हों, उनमें से 2 बॉन्ड पेयर हों, 1 लोन पेयर हो। आपको याद रहना चाहिए कि मैंने बॉन्ड पेयर लोन पेयर को अलग अलग बताया कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर डिसाइड करेंगे शेप क्या होगी। तो यहाँ पे 3 टोटल हैं, 3 में से 3 बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर कोई नहीं है, शेप क्या बनी, ट्राइगोनल प्लानर। लेकिन यहाँ पे 3 टोटल हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है, तो शेप नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी। तो वो क्या होगी, उसको आपने याद रखना, बेंट और एंगुलर। क्या होगी, बेंट या एंगुलर। जैसा कि SnCl2, और इसको भी हम रखते हैं AB2 टाइप। ये किस में होगा, AB2 टाइप में होगा, ठीक है। अच्छा, हाँ, नंबर 4, हम ये कहते हैं कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो, 4 हो, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो, 4 हो। अच्छा, याद रखना ये जो हम ले रहे हैं ना, दिस इज AB3 टाइप, यानी कि इस लिहाज से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर के लिहाज से लेते हैं। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो, 4 हो, ठीक हो गया। उसमें बॉन्ड पेयर कितने हो, 4 हो, लोन पेयर 0 हो। तो आपने याद रख लेना जियोमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। जियोमेट्री क्या रहनी है, टेट्राहेड्रल रहनी है। मिसाल के तौर पर CH4, और इसकी जो टाइप होगी दैट इज AB4। ओके, आगे चलते हैं। 4 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो, उनमें से 3 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो। तो जो जियोमेट्री होगी दैट इज
pyramidal, इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर NH3 और AB4 टाइप। लास्ट है 4 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हों, ठीक है, उसमें बॉन्ड पेयर कितने हों, 2 हों और 2 लोन पेयर हों। तो याद रखना जो शेप होगी दैट इज एंगुलर या बेंट, और इसकी एग्जांपल है H2O और उसको हम लेते हैं AB4 टाइप। तो ये टेबल आप अपने पास नोट करेंगे और इसको याद करेंगे, ठीक है। आपको ये चीज जहन में याद रखनी है। ये अगर आप कहेंगे इसकी भी कोई ट्रिक हो, तो मेरे ख्याल से इसकी कोई ट्रिक नहीं होगी। ये चीज आप अपने माइंड में रखेंगे। अब आपको ये पता लगाना चाहिए कि यार ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैसे पता चलेंगे। अब किसी मॉलिक्यूल का आपको लोन पेयर बॉन्ड पेयर पता है, आप एकदम से ये बता देंगे कि ये शेप कौन सी होती है। तो अब आप उस पे आते हैं कि कैसे ये निकालेंगे, देखना अभी। एग्जाम्पल 1, नंबर 1 पहली हम लेते हैं, दैट इज BeCl2। आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि मॉलिक्यूल ये है, आप ये बताएं कि इसकी शेप क्या होनी है। तो सबसे जो पहला काम है, आपने क्या करना होगा, सेंट्रल एटम देखना होगा। अब ये BeCl2 है, तो आपको क्लियरली आइडिया है कि सेंट्रल एटम कौन सा है, बेरिलियम है। तो अब आपने अलग से बेरिलियम लिख लेना है। बेरिलियम लिख लेंगे, फिर आप उसका देखेंगे एटॉमिक नंबर। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 4 है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4। एटॉमिक नंबर 4 देखने के बाद आपने लिखनी है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2s2 2p0 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फिर आप ये कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप बनाएं बॉक्स डायग्राम। आपने लेना है सिर्फ वैलेंस शेल। क्या लेना है, वैलेंस शेल लेना है और उसको लेके आगे चलना है। अब एक बॉक्स बनेगा किसके लिए, S के लिए, और 3 बॉक्स बनेंगे P के लिए। अब ये 2px 2py 2pz और 2s। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको एक शॉर्ट सी बात बता दूंगा कि वेस्पर थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए आपने ये देखना है कि जो सेंट्रल एटम के साथ जितने इलेक्ट्रॉन है उतने आपने यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना देने हैं, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन में क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जितने बॉन्डेड एटम होंगे उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपने लिख देने खुद से। अब देखें यहाँ पे ये क्या बता रहा है, होना तो ये चाहिए था यूं, ठीक है। यहाँ पे कोई नहीं, आपने ये करना है कि यहाँ पे 1 लिखना है और यहाँ पर भी 1 लिखना है। क्यों कि जो एटम अटैच्ड है वो कितने हैं, 2 है, और 2 बॉन्ड तभी बन सकता है जब 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, ठीक हो गया। अब ये सूरत हाल है जब बॉन्ड नहीं बना। अब क्या होगा, यहाँ पे आएगा 1 क्लोरीन और 1 बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे आएगा दूसरा क्लोरीन और दूसरा बॉन्ड बना लेगा। अब ये पूरा क्या होगा, BeCl2 मॉलिक्यूल की शेप है। अब देखें कि क्या आपको नजर आ रहा है कि इसके वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 1 और 1, 2 टोटल है, और दोनों के दोनों क्या है, बॉन्ड पेयर, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर है। तो अभी आपने कहा कि अगर 2 बॉन्ड पेयर हो और टोटल इलेक्ट्रॉन भी 2 हो, तो फिर जो शेप होनी है दैट इज लीनियर। और लीनियर में क्या होगा, सेंटर में सेंट्रल एटम और उसके अराउंड 2 साइड पे 180 एंगल के साथ। तो जो एंगल होगा दैट इज 180 डिग्री। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको तरीका समझ में आ चुका होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप आपने कैसे निकालनी, बशर्त ये कि आपको वो टेबल याद करना पड़ेगा। आइए चलते हैं अगली एग्जाम्पल की तरफ। दूसरी एग्जाम्पल हमने, अगर आपको याद हो, लिखी थी नंबर 2 BF3 हो गया। आपको पता है कि सेंट्रल एटम कौन सा है, बोरान,
और बोरान का एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p1। ठीक है, बॉक्स डायग्राम अगर बनाई जाए इस वैलेंस शेल के लिए 2px 2py 2pz 2s। आपको पता है कि यहाँ s में 2 है, लेकिन हमारे पास इसके साथ 3 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो हम एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखेंगे, एक यहाँ पर रखेंगे और एक यहाँ पर रखेंगे। ये है बोरान। अब 3 F जब आएंगे, एक F यहाँ पर आके बॉन्ड बना लेगा, दूसरा F यहाँ पर आके बॉन्ड बना लेगा और तीसरा F यहाँ पर आके बॉन्ड बना लेगा। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 और 3 के 3 बॉन्ड पेयर, तो इट्स मीन इसकी शेप क्या होनी है, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। अब ट्राइगोनल प्लेनर क्या होगा, सेंटर में बोरान F 120 एंगल पे, बॉन्ड एंगल कितना है 120 120 120। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये शेप जो है ये इस तरह से है, यूं। ठीक है, सेंट्रल एटम यहाँ पर होगा, उसकी एक तरफ इस तरह से एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम एक प्लेन पे होंगे, तीनों एक ही प्लेन पे होंगे, बिल्कुल एक प्लेन पे। ठीक है, और बॉन्ड एंगल उनका क्या रहना है 120। तो ये भी एग्जाम्पल डन। अब चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज SnCl2। नंबर 3 SnCl2, सेंट्रल एटम, दैट्स ओके, Sn। अब इसका एटॉमिक नंबर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो वैलेंस शेल बनती है दैट इज 5s2 5p2। इसका एटॉमिक नंबर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, इसको आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है ताकि मैं कमेंट्स देखूं तो मुझे भी ये एटॉमिक नंबर याद हो जाए। लेकिन बहरहाल हमें वैलेंस शेल से मतलब है, इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितनी है 5s2 5p2। तो बॉक्स डायग्राम क्या बनेगी इसके लिए, 2px 2py 2pz और 2s। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं, तो उनको आप एक यहाँ पर एक यहाँ पर आ जाएगा, और इधर के 2 को आपने यहीं पर रखना है, क्यों, उसको चाहिए कितने 2 अनपेयर्ड, तो ये दोनों के दोनों आपने यहाँ पर रखने हैं। ठीक हो, बात समझ लीजिए। मैंने ये कहा था कि आपने क्या करना है, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको उसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो बॉन्ड बना हुआ है वो कुछ और बता रहा है, तो आपने बॉन्ड के मुताबिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख लेने हैं यहाँ पर, इसको समझने के लिए। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे क्या है कि 5s2 है 5p2 है, p में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसको चाहिए भी 2, तो इसको आप इसी तरह से पेयर्ड रखोगे। ये किसकी सूरत हाल है, ये Sn की है। ठीक है, अब अगर आप देखें यहाँ पे एक Cl आएगा और एक बॉन्ड बना लेगा, दूसरा Cl आएगा और यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, अब अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसने सिरे से बॉन्डिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, तो इसको आप क्या कहेंगे, ये कहलाएगा लोन पेयर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कहलाएगा कि वैलेंस शेल में मौजूद लेकिन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा। तो आई होप ये लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये दोनों क्या है, बॉन्ड पेयर है। आपने पढ़ा कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल हो, एक लोन पेयर हो, 2 बॉन्ड पेयर हो, तो शेप कौन सी बननी है, एंगुलर आर बेंट। ठीक है, तो क्या होगा उसमें, Sn यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, और जो लोन पेयर है वो यहाँ पे इस तरह से मौजूद होगा। तो बॉन्ड एंगल इनका भी राउंड अबाउट 120 होगा। अच्छा, और सॉरी, बॉन्ड एंगल यहाँ पे याद रखिएगा कि इसका बॉन्ड एंगल जो होगा वो ट्राइगोनल प्लानर की तरह नहीं होगा, 120 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि वहां पे थे तीनों बॉन्ड पेयर, लेकिन ये क्या है, लोन पेयर है।
लोन पेयर की जो इनकी रिपल्जन होगी वो ज्यादा होगी, जिसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। होना तो ये चाहिए, आप देखें SN एक Cl और दूसरा Cl, ये बॉन्ड पेयर हो, ठीक है, लेकिन इस बॉन्ड पेयर की यहां पर रिपल्जन ज्यादा होती है, ये इसको बेंड करके इधर ले जाएगा और इसको भी बेंड करके इधर ले जाएगा, तो ये बॉन्ड एंगल 180 या 120 नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस बात को, इस आइडिया को भी आपने अपने माइंड में रखना है। तीसरी एग्जांपल, अब आते हैं चौथी एग्जांपल के ऊपर, वो क्या है, CH4, सेंट्रल एटम कार्बन, क्लियर, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, 1s2 2p2, ठीक है। अब बॉक्स डायग्राम क्या बताएगी हमें, 2px 2py 2pz और 2s। अब होना ये चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बॉन्ड कितने बनाए हुए हैं, 4। तो आपने इस बात को याद रख के क्या कह देना है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेंगे। अब क्या होगा, ये कार्बन है, एक यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, एक यहाँ पर, यानी कि एक H यहाँ पर, दूसरा H यहाँ पर, तीसरा H यहाँ पर और चौथा हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्ड बना दे। अब आप देखें टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 हैं, और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 और टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4। तो अब आपको पता है कि शेप क्या बननी है, टेट्राहेड्रल। शेप क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल, और उसमें क्या होगा, सेंटर में कार्बन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन। याद रखना जो बॉन्ड एंगल होगा दैट इज 109.5। ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि ये शेप कैसे बनेगी, इसको आपने समझना है कि टेट्राहेड्रल जियोमेट्री कैसे होती है। ये इस तरह से होती है। अगर आप इसको देखें कि दिस इज 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। मैं अगर ये थोड़े से मार्कर का साइज बड़ा है, मेरे हाथ में नहीं आ रहा, पेंसिल से मैं बनाता अच्छा बनता। देखें आप इसको, हर साइड से ऐसी ही आपको नजर आएगी। दिस इज व्हाट, दिस इज टेट्राहेड्रल जियोमेट्री, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो है ये बैक पे जा रहा है, ये इस पे नहीं है, इसीलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से लिखा है कि आपको ये बात क्लियर रहे। दोबारा से इसको देखें कि ये यूं शेप है, इसकी शेप कैसी है, इस तरह से है, ठीक है। ये नीचे ये बॉन्ड एंगल कितना है, 109, ये बॉन्ड एंगल 109, ये बॉन्ड एंगल 109, ऐसे ये बॉन्ड भी है, ठीक है। तो ये शेप इसकी ओवरऑल, आप ऐसे देखें उसी तरह से, ऐसे देखें वही बन रही है, मैं इसको आगे से लिखाऊं तो वही बन रही है, ठीक है। तो ये बात आपने अपने जहन में रख लेनी है कि जो CH4 है उसकी शेप क्या होनी है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अच्छा, बॉन्ड एंगल 109, ये चौथी एग्जांपल। अब हमने एक 5वीं एग्जांपल अगर आपको याद हो लिखी है, दैट इज NH3, सेंट्रल एटम आपको पता है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, ठीक है। अब बॉक्स डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, टू पी एक्स 2py 2pz और 2s। 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक यहां पर, ठीक है। अब अगर आप देखें इसके साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं और इसको चाहिए भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां पर आके बॉन्ड बनाएगा, एक इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और तीसरा इसके साथ आकर। अब अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखें तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 4, और 4 में से ये वाला लोन पेयर और ये 3 क्या है, बॉन्ड पेयर है। तो आपने क्या कहा था कि इस तरह के मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होनी है, पायरामिडल। अब क्या होगा, नाइट्रोजन
ये और बैक पे ये हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ पे आएगा लोन पेयर। इनका जो बॉन्ड एंगल है, यानी कि यहाँ से ये जो बॉन्ड एंगल है, दैट इज 107.5 डिग्री। इसको देखिए कैसी शेप बनी है, पायरामिडल, पायरामिड्स की तरह की शेप। ये देखें, ये यूं, ठीक है। ये अब ये इस तरह के पायरामिड्स होते हैं, आपने देखे होंगे। ये शेप बन रही है इस मॉलिक्यूल की। अब क्यों ये शेप बन रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर को ज्यादा रिपेल करता है, जिसकी वजह से बॉन्ड क्या हो जाते हैं, नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो इस वजह से आप क्या कहेंगे कि बिकॉज ऑफ लोन पेयर इसकी शेप क्या रहनी है, पायरामिडल, पायरामिडा या पायरामिडल, तो पायरामिडल शेप होगी, ठीक है। नंबर 6 और लास्ट एग्जांपल, ठीक है। H2O, आपको क्लियर, ऑक्सीजन इज सेंट्रल एटम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन यानी कि एटॉमिक नंबर इसका 8, 1s2 2s2 2p कितना 4। अगर आप बॉक्स डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, 2px 2py 2pz और 2s। 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। क्यों इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, और वो दोनों के दोनों क्या है, अनपेयर्ड है। अब क्या होगा कि एक हाइड्रोजन यहां पर आके बॉन्ड बनाएगा, दूसरा आकर यहां पर बॉन्ड बना देगा। अब आप इसको देखेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने, 4 में से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये दोनों क्या है, लोन पेयर, और ये 2 क्या है, बॉन्ड पेयर है। और आपने पढ़ा कि जब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो, 2 लोन पेयर हो, 2 बॉन्ड पेयर हो, तो जो जियोमेट्री बननी है दैट इज एंगुलर आर बेंट। तो क्या होगा, सेंटर में ऑक्सीजन, एक तरफ एक हाइड्रोजन, दूसरी तरफ दूसरा हाइड्रोजन और 2 लोन पेयर, ठीक है। और बॉन्ड एंगल कितना होगा इनके बीच का, आपने याद रखना है कि 104.5 डिग्री। तो दीज आर दी 6 एग्जाम्पल फॉर वेस्पर थ्योरी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी आप स्ट्रक्चर दे दी जाए, कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाए, आप उसको वेस्पर थ्योरी के मुताबिक क्लियर हो गए होंगे। और मुझे यकीन है कि ये ट्रिक, ये वे आपको अच्छा लगा होगा। आप इस ट्रिक को अंडरस्टैंड करने के बाद अगर आपने इस बात को समझ लिया कि वेस्पर थ्योरी का कोई भी मॉलिक्यूल है, आप यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू एक्सप्लेन एनी स्ट्रक्चर related to Vesper theory, you should mention it in comment box. Thank you very much.